हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीबी स्टार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रकाश से संबंधित क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिक्स के प्रकाश संबंधित चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, जिनका आपको डीप एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक तरंग है। तो प्रकाश किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आपके फोटोन, ना कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। परमाणु होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं। ये कहा था आपके न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं अपने पुराने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। वे तरंगें जो माध्यम के लंबवत चलती हैं, जैसे प्रकाश तरंग के जो कण हैं वो माध्यम के लंबवत चलते हैं, इनको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। और वे कण जिनमें तरंगें हैं जो उनके माध्यम के समांतर चलते हैं, उनके आगे पीछे चलती हैं, तो उनको कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। और आपकी ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगें। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कि प्रकाश में तरंग प्रकृति होती है, ये किसने बताया था? न्यूटन ने, हाइगेंस ने, प्लांक ने, फैराडे ने। तो बताया था हाइगेंस ने। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का एक नियम है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, उन्हीं ने ही बताया था कि प्रकाश में तरंग की प्रकृति होती है। वैसे प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं, लेकिन प्रकाश के तरंग के गुण को बताया था किसने? हाइगेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये सभी घटनाएं जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन, ये सभी क्या हैं? प्रकाश से संबंधित घटना है। परावर्तन भी होता है एक। तो किससे पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये आपको पता चलता है प्रकाश के ध्रुवीकरण से। क्योंकि व्यतिकरण में प्रकाश के तरंग प्रकृति का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें आपके कण प्रकृति का उपयोग किया जाता है। विवर्तन में, अपवर्तन में भी। लेकिन ध्रुवण में क्या होता है? प्रकाश की तरंग प्रकृति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवण। प्रकाश का एक गुण होता है ध्रुवणीकरण का, जिसमें वो प्रकाश को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय का नियम है। मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश में क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो अपने आसपास विद्युत और चुम्बकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। यानी वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करती हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती हैं। उनको विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। और ये आपके बताया था मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। यानी विवर्तन से संबंधित प्रयोग सबसे पहले किसने किए? तो वो आपके किए ग्रेमाल्डी ने। ये वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था आपके हार्ट्ज ने। जब कोई पदार्थ किसी धातु पर गिरता है तो वहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसी को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको बताया था एच हॉर्ट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। यहाँ पे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चनों में अपन सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं, नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। विवर्तन, ध्रुवीकरण, परावर्तन, अपवर्तन। तो ध्रुवीकरण
दोनों में नहीं होता है। ध्रुवीकरण केवल प्रकाश में होता है, जबकि विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन ये आपके प्रकाश और ध्वनि दोनों में होता है, लेकिन ध्रुवीकरण केवल प्रकाश में होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, और अनुप्रस्थ तरंग केवल प्रकाश तरंग है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका विवर्तन। प्रकाश जब किसी कोर से मुड़ता है तो क्या होती है? विवर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है कि प्रकाश में तरंग की प्रकृति होती है? यही तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं, इसका आंसर होगा व्यतिकरण का सिद्धांत। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, विकिरण। तो वो होता है आपका परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है और वापस लौट जाता है, जिससे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका उपयोग कई बार रोशनी को फैलाने के लिए किया जाता है। जैसे एक दर्पण है, इस पर प्रकाश गिरा और इस प्रकाश को कहीं दूसरी जगह फैलाना है, तो यहाँ पर ये प्रकाश पहुँचा दिया जा सकता है। सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन इस दर्पण को लगा के यहाँ पर रोशनी और प्रकाश पहुँचाया जा सकता है, तो ये आपका होता है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य लगभग इतने जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻⁹ kg सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो वैसे प्रकाश का वेग वहाँ सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर क्या हो? उसका अपवर्तनांक कम हो। जो प्रकाश का वेग होता है c, वो वैसे कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे विरल स्थिति होती है। और प्रकाश का वेग है जो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो उसका वेग क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे तो आपका आंसर होगा निर्वात। यहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि माध्यम के तापमान में वृद्धि से के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है, सरसे गिर जाती है? अगर माध्यम में तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो फिक्स रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में होगी? तो सबसे ज़्यादा होगी आपकी प्रकाश की चाल जल में, हीरे में सबसे कम होगी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वी, जल, कांच, हीरा। मैंने कहा प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, और प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हीरे की चाल क्या होगी? सबसे कम होगी। अपवर्तनांक को आप सघनता से समझ सकते हैं। हीरा सबसे सघन होता है, उसके बीच के जो कण है वो काफ़ी मोटी लेयर होती है उसकी। कांच थोड़ा कम होता है। जल में तो जा सकता है प्रकाश आर पार, लेकिन हीरे में नहीं जा सकता, इसलिए हीरे में चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, सबसे कम। यहाँ पे आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो आप समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? लगभग 3 लाख किलोमीटर है ना। तो 3 लाख किलोमीटर है, तो 3 × 10⁶, 1 लाख में 10⁶ होते हैं, बटे प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸। ये क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड में है, और उसको मैंने रख दिया किलोमीटर में, और उसको मीटर में बदलने के लिए 10�8 करनी पड़ेगी। तो लगभग आपका 1 सेकंड आ जाएगा, कट जाएगा ये पूरा। समझ पा रहे हो? आंसर आपका 1 सेकंड होगा। सूर्य से चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर को पहले लिखेंगे 10⁶ किलोमीटर। दूरी बटे समय, समय आपको निकालना है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड से प्रकाश आ रहा है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में है तो अपन दूरी को भी मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएंगे 10 की घाते कितने, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 10 की घाते 2 और बढ़ जाएगी। तो आपका 1 सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य की रोशनी को, यहाँ सूर्य की रोशनी पूछ रहे हैं, तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़। तो यहाँ पे आपका लग जाता है 8 मिनट लग जाते हैं कुछ। आप सब जानते हैं हमने 8 क्वेश्चन सही किए हैं, 2 गलत हो गए थे धोखे से। देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं एग्जैक्ट प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग होता है आपका 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। तो सभी में 3 गुणे 10 की घाते 8 लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है क्या, उसकी SI इकाई मीटर प्रति सेकंड। ये आपका सही आंसर होगा। ये फिक्स वैल्यू है, ये कभी बदलेगी नहीं। प्रकाश का वेग हमेशा 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगले में कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई देता है, कौन सा भाग दिखाई देता है, वर्णमंडल, किरीट, प्रभाव मंडल, कोई भाग नहीं। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और वो होता है आपका किरीट, कोरोना। सूर्य ग्रहण में क्या होता है आपका, पृथ्वी बीच में चंद्रमा बीच में आ जाता है। सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। इसलिए चंद्रमा की छाया सूरज पर पड़ती है और सूरज चंद्रमा से पृथ्वी से सही नहीं देख पाता। यही होता है आपका सूर्य ग्रहण। यहाँ पे उस टाइम आपका कोरोना भाग दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है। ये मुझे पता नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 460 सेकंड। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं सूर्य ग्रहण तब होता है, मैं इसको बता चुका हूँ भी। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। क्या होता है, चंद्रमा है जो बीच में आ जाता है, इसलिए उसकी छाया उस पर पड़ जाती है और अपन को सूरज सही से नहीं दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो आपका चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। ये तो कॉमन चीज़ है, सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है। तो कोई भी चीज़ चमकती है आंतरिक परावर्तन के कारण। कटा हुआ हीरा हो या सीधा पूछे हीरा क्यों चमकता है, तो आपका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है प्रकाश में, जिसके कारण है जो हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहे हैं पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ हीरा या सिक्का ही है, किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वो होता है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वैसे आप लोग जानते हैं, ऐसे पानी से भरा हुआ बर्तन में आप सिक्का डालें या पेंसिल डालें तो वो थोड़ा बुड़ी हुई दिखाई देती है। वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश से जो बुड़ जाता है माध्यम में बदलाव के कारण। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश में अपवर्तन, ये वाला होगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, यही आपके अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन विवर्तन की घटना के आधार पर, अपवर्तन विवर्तन और पारगमन की घटना के आधार पर। होता कुछ नहीं है, आपकी जो CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको जब सूर्य के प्रकाश में दिखाया जाता है तो इसमें 7 रंग दिखते हैं इंद्रधनुष के समान, और उसका कारण होता है आपका परावर्तन और विवर्तन। इसके कारण है वो 7 रंग दिखाई देते हैं CD में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, परावर्तन के कारण। तो वो होता है आपका अपवर्तन के कारण। कोई चीज़ जो वास्तविक गहराई से है उससे उठी हुई दिखाई देती है
वो अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यहाँ पे आपका आंसर अपवर्तन ही होगा। अब इसमें कह रहे हैं कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसी समृद्धि के कारण बुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण बुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह है, देखो ये अच्छी चीज क्वेश्चन पूछा, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। होता क्या है, आपका होता है एक सरफेस, यहाँ पे अगर आपका एक माध्यम होता है फर्स्ट, यहाँ पे आपका एक माध्यम होता है सेकंड, यहाँ पे आपका होता है अविलंब। तो जब प्रकाश की किरण, माध्यम होते हैं दो, सघन या विरल। सघन मतलब घना माध्यम, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। जैसे अगर प्रकाश की किरण विरल, यहाँ विरल पूछ रहे हैं, विरल माध्यम से, चलो फिर से देख लेते हैं। प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वो क्या होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। अवलंब से दूर नहीं हटती, अवलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन में आ रही है तो सघन में वो ज़्यादा फैल नहीं पाते। इस टाइप से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। सघन मतलब घना माध्यम है तो फैल नहीं पाएगी और अवलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो सघन से विरल में आती है तो फैल जाती है। अभिलंब है जो, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बस इतना याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि सघन में फैल नहीं पाती है। और जब सघन से विरल में आती है तो विरल में क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बस इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब जब प्रकाश होता है, तो वही मैंने बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। विरल से सघन में नहीं जाता, सघन से विरल माध्यम में जाता है। सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक जाता है, बिल्कुल। जैसे ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, यहाँ आपका विरल माध्यम है, यहाँ आपका सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और क्या होता है, यही लौट आता है आपतन कोण से बराबर पर लौट आता है, वो दूसरे माध्यम में जाता ही नहीं है, तब आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो सघन माध्यम को जाता है और आपतन कोण से वापस लौट आता है उसके अधिक से। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो इंद्रधनुष के बनने के लिए केवल एक चीज जिम्मेदार नहीं होती, उसमें आपका परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं बंद करते हैं, बाकी क्वेश्चन अपन पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल, and please subscribe the channel and hit the like button and never forget to subscribe it. Thank you, thank you, thank you.